वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स द अफेयर पार्ट 31। कहानी के पहले हिस्से में आज हेलन की कहानी बयां होगी। उसे नोआ को अपने घर पर लाना भारी पड़ा। विक उसे छोड़कर चला गया है। उसे नहीं पता कि अब वो वापस आएगा भी या नहीं। फिलहाल वो अपने बच्चों के साथ पहुंची है मॉन्टॉक, जहां उसके पेरेंट्स रहते हैं। ब्रूस और मार्गारेट ने इनका वेलकम किया। बड़े बुजुर्ग अपनी खुशियाँ, जवानी सब कुछ बच्चों में देखते हैं। इसी क्रम में जब ब्रूस और मार्गारेट स्टेसी, ट्रेवर और मार्टिन से मिले तब खुशी से फूले नहीं समाये। मार्गारेट ने शांति ढूंढने का नया तरीका ढूंढा है। आजकल वो इंडियन योगा करती है। इसके लिए वो ब्रूस को भी पुश करती है, पर ब्रूस को इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं। यहाँ जब हेलन ने बताया कि विक उसे छोड़ गया था, तब मार्गारेट उसके पास गई, उसे गहरी सांसें लेने को कहा। हेलन ने कहा, माँ आप हर बात में योगा मत घुसेड़ दिया करो, मैं ठीक हूँ, इससे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं मेरी लाइफ में। बाद में जब ये खाने की टेबल पर बैठे थे तब स्टेसी ने कहा, मैंने डैड को घर में देखा था। ये सुनने की देर थी कि मार्गारेट और ब्रूस का पारा चढ़ा। हेलन ने सफाई में कहा, उसकी गर्दन में इन्फेक्शन था, मैं क्या करती। ट्रेवर ने पूछा, पर वो हमारे घर में छुपे क्यों थे। ब्रूस ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता एक अपराधी हैं। मार्गारेट ने कहा, उसे तो जेल में होना चाहिए। इस समय सबकी आवाज़ें इतनी तेज़ थी कि स्टेसी रोने लगी। मार्टिन उठकर उसे मनाने गया। स्टेसी को रोता देखकर हेलन अपने आप को सच कहने से रोक नहीं पाई। उसने स्टेसी को संभालते हुए कहा, रो मत, तुम्हारे पिता कोई अपराधी नहीं थे, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। मार्गारेट ने उसे डांटा और कहा, अपनी बेटी से झूठ क्यों बोल रही हो, उसे सच बताओ। हेलन ने सबके सामने उस रात की हकीकत को बयां कर दिया। उसने कहा, उस रात वहाँ मैं थी, गाड़ी मैं चला रही थी, मैंने स्कॉटी लॉकहार्ट को टक्कर मारी थी, वो एक हादसा था। स्टेसी मुझे माफ़ कर दो, मुझे झूठ बोलना पड़ा, पर अब मैं इस झूठ के साथ नहीं जी सकती। इसके बाद उसने ब्रूस और मार्गारेट को देखते हुए कहा, बस अब बहुत हुआ, मैं स्कॉटी की माँ चेरी लॉकहार्ट को सब कुछ सच बताने जा रही हूँ, अब बहुत हो चुका झूठ। ब्रूस और मार्गारेट ने उसे रोका। हेलन इस समय काफ़ी एग्रेशन में थी। सभी उसका हाथ पकड़कर रोकने में लगे हैं। सब उसे एक कमरे में बंद करने को ले गए हैं। हेलन कहती रही, मेरी वजह से नोआ जेल गया और ये सब उसके साथ हो रहा है। ब्रूस ने कहा, हम तुम्हें कहीं और भेज देंगे, हम वकील जॉन को बुलाते हैं। हेलन कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। गुस्से में मार्गारेट ने उसके गाल पर तमाचा मारा। ब्रूस ने कहा, अगर तुमने चेरी से ये सब बताया तो ये हमारे पूरे परिवार को मुसीबत में डाल सकता है। मार्गारेट ने भी कहा, तुम्हें क्या लगता है वो बच्चे ये सब सदमा सह पाएंगे कि तुम जेल में हो? पहले वो अपने पिता को जेल जाते हुए देख चुके हैं। कुछ भी हो, हेलन इस सच्चाई को बताना चाहती है, शायद उसके अंदर का गिल्ट कुछ कम हो जाए। उसने धोखे से इन दोनों को ही कमरे में बंद कर दिया और अब वो पहुंची है अपनी कार में शहर की तरफ। ये वही लम्हा है जब वो बार में पहुंची थी जहां एलिसन से उसकी मुलाकात हुई थी। पर हेलन की कहानी के हिसाब से मुलाकात कुछ वैसी नहीं हुई थी जैसा हमने एलिसन की कहानी में देखा था। कुछ अलग हुआ था। यह एलिसन बड़े ही जोशो खरोश के साथ हेलन से मिली थी। उसने हेलन पर ताना मारा और कहा, तुम अपनी 11 साल की बेटी को कैसे बताती हो कि किसी ने तुम्हारे पिता को मारने की कोशिश की? हेलन ने कहा, तुमने मुझसे मेरा पति चुराया, क्या तुम शर्मिंदा नहीं हो? इस पर एलिसन का जवाब था, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, पर इस बात का दुख है कि मेरी वजह से किसी को भी तकलीफ पहुँची हो। देखो, मुझे नोआ को तुमसे चुराने का कोई इरादा नहीं था। हम अचानक मिले और फिर एक के बाद एक चीज़ें होती गई। हेलन, मेरी कहानी तुम्हें नहीं पता, चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हम सिर्फ सामने मौजूद विकल्प देख सकते हैं, उन्हें चुन सकते हैं। ऐसे में मैं पूरी तरह गलत भी नहीं हूँ। जो हालात थे वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। हेलन, कुछ भी हमेशा नहीं रहता, न नोआ, न मैं, न तुम, न ये हालात, सब गुजर जाएगा। हम या तो इन हालातों पर मुस्कुरा सकते हैं या फिर रो सकते हैं, पर ये सारी चीज़ें हो के रहती हैं। इस समय हेलन थोड़ी नरम हुई। वो उस गिल्ट को दूर करना चाहती है जो सालों से उसे परेशान किए जा रहा है। थोड़ी खामोशी के बाद उसने कहा, मुझे स्कॉटी के मौत वाली रात का सच तुम्हें बताना है। एलिसन ने उसकी बात पूरी होने से पहले कहा, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है उसी बारे में। हेलन ने कहा, तुम क्या जानती हो उस रात के बारे में? इस पर एलिसन का जवाब था, मैं वहाँ थी। हेलन, मैं सड़क के किनारे थी, मेरी और स्कॉटी की लड़ाई हो रही थी, मैंने उसे धक्का दिया। हेलन के ये सुनते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने एक ड्रिंक ली और कहा, मैं कितनी बड़ी मूर्ख हूँ, ये सच है और मैं तो ठगी सी महसूस कर रही हूँ।
हमें अभी चेरी के पास जाना होगा और सच बताना होगा। एलिसन ने कहा, इससे क्या अच्छा होगा? देखो हेलन, स्कॉटी एक परेशान इंसान था। वो मुझे भी परेशान किए जा रहा था। जो कुछ भी हुआ मुझे उसका अफसोस है, पर मैं चेरी के घर नहीं जाने वाली। ये सब कहकर एलिसन चली गई। कार में बैठकर हेलन फूट फूट कर रोने लगी। वो इस मुगालते में रही कि नोआ ने उसे बचाने के लिए खुद पर इल्ज़ाम लिया, पर सच तो ये है कि उसने एलिसन के लिए ये सब किया। एक बार फिर नोआ की वजह से उसे तकलीफ पहुंची है, इस बार और भी ज़्यादा। पहले बार में तो उसने अपने आप को धीरे धीरे संभाल लिया था, पर इस बार उसे ज़्यादा चोट पहुंची है। वो विक के पास गई। जब वो स्टेशन से ट्रेन पकड़कर कहीं जाने को था, उसने उसे समझाने की कोशिश की। विक ने कहा, तुम हमेशा मुझे नोआ के बाद अपने जीवन में तरजीह देती हो। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। हेलन ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माना। हेलन ने अपनी सच्चाई बताई। उसने कहा, उस रात गाड़ी नोआ नहीं मैं चला रही थी। मैं सबसे झूठ बोल रही थी, तुमसे, अपने बच्चों से, अपने आप से। मुझे जेल जाने से डर लगा, और नोआ ने जो मेरे साथ किया था, मुझे लगा इससे हिसाब बराबर हो जाएगा। उसे जेल जाने दिया, ये सब भुगतने दिया। यही कारण है कि मैंने उसे अपने घर में आने दिया, उसकी देखभाल की। विक पर इन बातों का कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। हेलन उसे मिन्नतें करने लगी उसे छोड़कर ना जाने के लिए। जाते हुए विक कह गया, जब मैं अपने काम से फ्री होऊंगा तब तो मैं एक बार कॉल ज़रूर कर दूंगा। हेलन के लिए ये पल बड़े तकलीफदेह हैं। और अब कहानी का दूसरा हिस्सा, जिसमें नोआ की कहानी बयां होगी। उसके सामने बड़ा सवाल है कि आखिर ये गंथर है कौन, उससे उसका क्या लेना देना। इसी उधेड़-बुन में वो लगा है। इसी क्रम में वो पहुंचा है गंथर की पत्नी कैली के पास। वो एक सैलून में काम करती है। इन सब की जानकारी उसे गंथर की माँ से स्टोर में मिली थी। इस सैलून में वो बाल कटवाने के बहाने घुसा। कैली उसे मिली तो, पर उसकी शिफ्ट खत्म होने वाली है। वो जाने लगी। नोआ ने उसका पीछा किया। पीछा करता हुआ वो पहुंचा है उसके घर। जब कैली घर के अंदर जा चुकी थी, तब नोआ ने डोरबेल बजाई। अंदर से एक बच्चा निकला। इस बच्चे का नाम ओली है। इसे हेयरिंग डिसेबिलिटी है। वो कुछ सुन नहीं पा रहा। इतने में कैली आई। उसने नोआ से कहा, क्या चाहिए तुम्हें? तुम यहाँ तक आ गए? इतने में गंथर भी आया। ये आदमी उस गंथर जैसा नहीं लगता जो उसे परेशान करता है। ये तो काफ़ी फैमिली मैन टाइप का और सोफिस्टिकेटेड इंसान लगता है। ये क्या कहानी है, नोआ को कुछ समझ नहीं आ रहा। गंथर ने अपने बच्चे को गोद में उठाया, उसे सहलाया, फिर बाहर आया। गंथर ने कहा, तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ मिस्टर नोआ सोल्वे? नोआ ने कहा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम क्यों मेरा पीछा करते रहते हो? मुझे मारने की कोशिश करते रहते हो? गंथर ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। नोआ ने कहा, तुम मेरे घर आए थे कल रात को और मुझे मारा। गंथर ने कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तो यहीं था अपनी पत्नी और बच्चे के साथ। नोआ ने कहा, तुमने मेरी गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की। इस पर गंथर का जवाब था, तुम उलझन में लगते हो। मैंने तुम्हें जेल में ही देखा था, उसके बाद मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। नोआ को इस पर गुस्सा आया। तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा कहकर उसने चाकू निकाला। मैंने ये चाकू तुम्हारी माँ से खरीदा था। तुम मेरा पीछा छोड़ दो वरना। गंथर ने मौका देकर नोआ का गला दबा लिया। उसने कहा, अब तुम शांत हो जाओ। यहाँ मेरी फैमिली है। चुपचाप अपने घर चले जाओ और यहाँ कभी मत आना। इसके बाद उसने नोआ को छोड़ दिया। नोआ ने कहा, मैंने तुम्हें चाकू से काटा था, अपना बायां हाथ दिखाओ। गंथर ने अपना हाथ दिखाया। उसमें कोई निशान नहीं है। ये देखकर नोआ और भी उलझ गया है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। वो भागता हुआ यहाँ से निकला है। वो बैठा है एक बस में। यहाँ फिर से उसे जेल की इमेज दिखी। यहाँ गंथर उसके पास आया। गंथर इस बार कुछ कागज़ लाया है। इसमें नोआ की लिखी कहानी है। नोआ ने कहा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। आज मैंने अपनी ही पेशाब पी। गंथर ने कहा, सुबह ही तो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाया था। इसके बाद वो नोआ की लिखाई को पढ़कर नोआ को ही सुनाने लगा। इसमें काफ़ी कुछ गंथर ने बदलाव कर दिए हैं। नोआ ने कहा, तुम क्या पढ़ रहे हो? ये सब मैंने नहीं लिखा। गंथर का जवाब था, एक माँ को मारना हत्या है। तुम्हें क्या लगता है, नहीं है? गुस्से में नोआ गंथर को मारने दौड़ा, पर गंथर गायब हो गया। जहाँ जहाँ उसे गंथर दिखता है वो उसे मारने दौड़ता है, पर दीवार से टकरा जाता है। इतने में नोआ बस से उतरा। वो पहुंचा यूनिवर्सिटी के उस हिस्से में जहां उस पर हमला हुआ था। यहाँ कुछ नोट्स पढ़े हैं। उसने इन्हें पढ़ा। यहाँ उसे लगा कि फिर से कोई आया है। उसने चाकू निकाल लिया। मिरर में उसे गंथर दिखता है, जबकि सामने वो खुद खड़ा है। नोआ यहाँ पर रोने लगा।
जो हो रहा है उसकी समझ से बाहर है। उसे याद आ रहा है कि वो झील के अंदर गया था। फिर उसे वो लम्हा दिखा जब उसे यहीं पर चाकू से मारा गया था। उसे याद आया कि वो और कोई नहीं था, वो खुद ही था। उसने खुद पर ही चाकू से गले को जख्मी किया था। ये सब याद करते हुए ज़मीन के बल पर बैठकर वो रोने लगा। इस समय वो ज़मीन पर लेटा हुआ है और रोता जा रहा है। उसे अपनी हालत पर खुद ही रोना आ रहा है। वो समझ चुका है कि उसने अपनी दिमागी हालत को वहाँ पहुँचा दिया है जहाँ खुद को वो पागल महसूस करता है। इसी नोट पर कहानी का ये हिस्सा यहीं समाप्त हो जाता है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है ये हमें आगे के पार्ट्स में पता चलेगा। इसका अगला पार्ट हम कल तक पब्लिश कर देंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।